फर्स्ट जो ऑफर था ये आपको एविएशन इंडस्ट्री से था? इंडिगो से। जो आपकी कहानी है वो किसी भी छोटी बच्ची को प्रेरित कर सकती है। ये जो भरोसा है ना, ये भरोसा ही मेरे पंख थे। आप रिलेशनशिप पे तब तक ज्ञान नहीं दे सकते जब तक आपके खुद के संबंध बहुत अच्छे नहीं। लखनऊ से दिल्ली आ गई जी। फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए? इंडिगो में वैसे कोई फिक्स शिफ्ट नहीं थी। राइट सर, हर हफ्ते रोस्टर बदल जाता था राइट। और हर हफ्ते नई शिफ्ट 9 घंटे की। तो एक तो वो बहुत डिफिकल्ट था। आपने ये एलएनडी की स्थापना कैसे की, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एलएनडी कंपनी के साथ काम किया है एज अ बिजनेस हेड। मैंने काम करके ये समझा कि क्लाइंट जो है उसकी डिमांड आ क्या रही है। गुस्से में कभी भी ईमेल रिवर्ट करें ही नहीं। चलिए करते हैं शुभारंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रोहतगी, पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रोहतगी के नए एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने में इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आता है और आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नवरात्रि चल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी मातृशक्ति, एक ऐसी नारी, एक ऐसी वुमेन को लेके आए जिन्होंने छोटे शहर से निकल के अपने सपनों को पूरा किया। ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि बहुत सारे और लोगों को सपने पूरे करने में उन्होंने हेल्प की और ये काम वो लगातार कर रही हैं। एक शानदार शख्सियत, एक ऐसी बच्ची जो जब घर से निकली तो उन्होंने पास सिर्फ और सिर्फ कुछ सपने थे आंखों में। उन्हें उनके परिवार ने सपोर्ट किया और एविएशन इंडस्ट्री से अपना कैरियर उन्होंने आरंभ किया। एविएशन इंडस्ट्री से स्टार्टअप जर्नी तक वो पहुंची और फिर उन्होंने नींव डाली एक ऐसी एलएनडी ऑर्गेनाइजेशन की जो आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रही है। तो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ स्वागत कीजिए ऐसी आज की हमारी मेहमान दीक्षा दीक्षित जी। तो दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रोहतगी में। और लास्ट टाइम पॉडकास्ट में मेरे दोस्त हैं दीपक भारद्वाज जी, उनसे जब बात हुई तो आपके उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो मुझे लगा कि मेरी जो पहली फीमेल गेस्ट हैं वो आप होनी चाहिए। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ पर स्टेज पर पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर दीपक भारद्वाज को, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी मंच, ऐसा कोई भी स्टेज है, ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे वो मेरी तारीफ़ किए बिना आ जाएं। अब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या मैं सच में तारीफ़ के लायक हूँ या फिर वो उनकी पर्सनैलिटी है कि वो हर इंसान की प्रशंसा करते हैं। लेकिन ही इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। सो फर्स्ट थैंक यू टू डॉक्टर दीपक भारद्वाज, उन्हीं की वजह से शायद मैं यहाँ बैठी हूँ। सो द सेकेंड थैंक यू सर टू यू, ये मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी फर्स्ट फीमेल गेस्ट हूँ और वो फीमेल गेस्ट जो नवरात्रों में एक्चुअली में आपके पॉडकास्ट में आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नवरात्रे सफल हो गए। नहीं, आज जब शुरुआत भी करी तो भी मैंने यही बात बोली थी कि नवरात्रों में हमारी पहली फीमेल गेस्ट है और इस महीने जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी इसी महीने था। बिल्कुल बिल्कुल सर, को हमने सेलिब्रेट किया था। बिल्कुल। तो मैम, क्वेश्चंस कुछ चालू करते हैं, कुछ बातें चालू करते हैं जो मैं चाहता हूँ। मुझे ये दिख गया है, समझ में आ चुका है कि आपकी लाइफ जर्नी जो है वो एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना बिल्कुल बैकग्राउंड से, सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड जी, और फिर आप ये बताएं कि आपकी यात्रा जो प्रोफेशनल है वो कहाँ से चालू हुई। जैसे मैंने अभी ओपनिंग में बोला कि एविएशन से चालू हुई है, मुझे पता है, बट मैं चाहूँगा आप उसे पूरा ढंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल सर। अच्छा लगता है अपने बारे में बताना, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टेज मिलते हैं जहाँ पे कोई मेरे बारे में पूछे। तो जनरली तो टाइम डील क्लोज करने में ही जा रहा है। तो सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई वाज बोर्न इन अ वेरी गुड वंडरफुल फैमिली। माय फादर इज सच एन अमेजिंग पर्सन कि जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ जहाँ भी हूँ। ये मैं मानता हूँ क्योंकि संस्कार जो है वो परिवार से मिलते हैं। शिक्षा आप समाज से, स्कूल से ले सकते हैं, बट जो संस्कार आते हैं वो परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल सर। और संस्कारों की अगर मैं बात करूँ तो संस्कार मुझे मेरी माँ ने दिए हैं जी। मेरे पापा ने मुझे हौसला दिया
मेरे पापा ने मुझे एक वो कहते हैं ना, मेरे पापा हमेशा मेरे लिए बैकबोन बन के रहे। राइट। वो कहते हैं कि एक बेटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी फैमिली, और फैमिली में स्पेशली माँ बाप भरोसा दिखाएं उसके ऊपर। राइट। उन्होंने जो मुझे भरोसा दिया, उसी की वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो जर्नी तब शुरू हुई, अगर वो शुरू ही नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर ने जब मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर आया, इट वाज 2013 ओके। अगस्त। माय मदर वाज टोटली अगेंस्ट इट, क्योंकि 2012 में निर्भया हुआ था। तो 2013 में जब ये 6 महीने की बात थी, दिसंबर में हुआ था, अगस्त 2013 में मेरा लेटर आया। तो माय मदर वाज लाइक कहीं भी जाना है, दिल्ली नहीं जाना। मुझे याद है मेरे पापा ने कहा था कि नहीं, एक कांड हो जाने से क्या दुनिया के सारे बाप अपनी बेटियों को घर बिठा लेंगे। राइट। मुझे पता है वो करेगी और मैं भेजूंगा। और वो जो उन्होंने उस दिन किया, मेरी मदर से थोड़ी फाइट भी करी। जो उन्होंने उस दिन मेरे अंदर भरोसा दिखाया, जो उन्होंने फाइट करी मेरी मदर से मुझे भेजने के लिए, कि आज वो दिल्ली जा रही है, कल को कहीं बाहर भी जाना पड़ा मैं वहाँ भी भेजूंगा। राइट। वो मेरे दिल में ऐसा बैठा कि मुझे लगा कि जब मैं बाहर निकली कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। बिकॉज अगर ये जो भरोसा है ना, ये भरोसा ही मेरे पंख थे उस वक्त, कि अब इन्होंने मुझे पंख दिए, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। उन्होंने वो, और उनकी कोई उम्मीद नहीं थी मुझसे। कुछ ऐसा नहीं था कि तुम इतना कमा के लाओ, इतना फेमस हो, कुछ नहीं था। उनको ये था कि तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो ना, मैं हूँ पीछे, बस उन्होंने इतना ही कहा था। बहुत बढ़िया। जबकि माय फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग विद यूपी रोडवेज, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, एज अ कैशियर। और उसके अलावा जो मेरे फादर और उनके ब्रदर्स थे, दे ऑल वर इन गवर्नमेंट जॉब। तो सबका ये था कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और मेरी फैमिली में मुझसे पहले देयर वाज वन ऑफ माय ब्रदर कजिन जो बाहर गए थे। उसके अलावा कोई भी लखनऊ शहर से बाहर नहीं गया अच्छा, था। आप अपने शहर तक ही सीमित थे सब? सब लोग शहर तक ही सीमित थे, मेरे सारे रिश्तेदार सब लोग वहीं हैं इसी वजह से। ओके। तो सर इट वाज अमेजिंग। देन आई रियलाइज, अच्छा आज की डेट में जब मैं दुनिया में निकलती हूँ और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, फियरलेस हूँ, स्ट्रांग हूँ, वो मेरी मदर की वजह से। तो ये फर्स्ट जो ऑफर था, ये आपको एविएशन इंडस्ट्री से था? इंडिगो से सर। इंडिगो से जी। तो वहाँ पे क्या इनिशियल, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि आज जो आपकी कहानी है वो किसी भी छोटी बच्ची को प्रेरित कर सकती है कि उसे अपने सपनों के पीछे कितना जाना है और क्या क्या ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें, दोनों पक्ष हैं इसके, क्योंकि ये दोनों पक्षों की बात है। कई बार माता पिता चिंता करते हैं वो सही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो छूट देते हैं, तो बच्चों को भी ध्यान रखना होता है कि उन्हें कितना फ्रीडम का फ़ायदा लेना है। बिल्कुल सही बात है सर। जी। सर मैं ये बोलना चाहूँगी सभी लोगों को कि सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि हम बेटियों की बस एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप हमें भरोसा दिखाएं, हम भी कुछ करना ये चाहते हैं। बेटियों और बेटों की दोनों भी, के लिए। किसी की भी, कोई भी बाहर जाना चाहता है, बच्चों की आई वुड से, कि एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप हमें भरोसा दिखाएं, हम कुछ करना चाहते हैं। राइट। लेकिन दूसरी तरफ मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि आप उनके भरोसे का मान रखें। अगर आप उनसे इस नाम से भरोसा ले रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आप कुछ करें ही। बहुत बार वो समय आएगा, उम्र ऐसी होती है, कई बार आपकी गलती नहीं होती, उम्र कई बार ऐसी होती, उम्र के पड़ाव ऐसे होते हैं जहाँ पे आप भटकते हैं। आपके पास भी ऐसे ऑप्शंस आएंगे। कई बार आप गलत होना नहीं चाहते, लेकिन वही है ना कि सर उम्र पे किसी का जोर नहीं, और हर इंसान उस उम्र से गुजरा है। कई बार ऐसा होगा, लेकिन आपको बस वहीं पे ध्यान रखना है कि अगर 99% तक भी आपको आपकी उम्र, आपकी परिस्थितियां पुश कर दें उधर जाने के लिए, भटकने के लिए, तो 1% आपको बस एक बार ध्यान रखना है कि मेरे माँ बाप ने मुझे किस भरोसे के साथ भेजा। एक बच्चे का भटकाव जो है बहुतों के रास्ते बंद कर सकता है। बिल्कुल सर। फिर उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने तो रास्ते बंद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप बहुत सारे बच्चों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं कि देखो उनके साथ ऐसा हुआ, वो बिगड़ गए, बाहर भेजा गया। तो भरोसे का मान रखें। और ऐसी सिचुएशंस आएंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आएंगी, संत बन के भी नहीं जीना, लेकिन इतना भी कुछ नहीं करना कि माँ बाप का भरोसा टूटे, ऐसा कुछ नहीं करना। अपना जीवन तो बना ही लें। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आप लखनऊ से दिल्ली आ गई जी, फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए? सर लखनऊ से दिल्ली आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं पीजी में रह रही थी। कई बार हमारी शिफ्ट्स ऐसे होती थी कि मतलब इंडिगो में वैसे कोई फिक्स शिफ्ट नहीं थी। सर हर हफ्ते रोस्टर बदल जाता था।
राइट। और हर हफ्ते नई शिफ्ट 9 घंटे की। तो एक तो वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि बस दिमाग में नया जोश था, एक्साइटमेंट था और घर से निकल चुके थे तो करना ही था, तो वो कर रहे थे। कभी कभी चैलेंजेस ऐसे आए कि छुट्टियां ही नहीं मिलती थी तो घर नहीं जा पाते थे। अच्छा, एक दिन की छुट्टी मिली, अब एक दिन की छुट्टी मिली, एक दिन की छुट्टी में मैं घर जाती थी और आती थी, और कभी कभी ऐसा हो जाता था सर कि मेरी रात की 10 बजे की शिफ्ट है, मैंने बोल दिया ऑफिस में मैनेज भी हो गया, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मेरी ट्रेन लेट हो गई। ओके। अब ट्रेन लेट हो गई और अब तो फिर भी काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। उस टाइम पे आई वॉज लिविंग इन गुड़गांव एंड इट वॉज वेरी अनसेफ। राइट। और क्योंकि हम नए नए थे, उतनी मतलब इतना ज़्यादा कैब भी नहीं था, ओला उबर भी नहीं था, कुछ नहीं, कभी कभी शेयरिंग ऑटो में जाना पड़ता था। ये बहुत सारे चैलेंजेस आए, हर वक्त एक डर रहता था। अच्छा, एक डर ये भी रहता था कि स्टार्टिंग थे, बच्चे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं था सर। एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक चीज़ थी, काम करना है। अच्छा, क्योंकि फैमिली यहाँ नहीं थी तो जब फैमिली से मिलने जाना होता था तब तो थोड़ा लेट वेट हो जाते थे, अदरवाइज 6 दिन सर मैं शिफ्ट से ज़्यादा काम करती थी। वंडरफुल। क्योंकि सर मुझे लगता था घर जाके करना क्या है। ओके। अब एक्स्ट्रा शिफ्ट का पैसा मिलता था, अच्छा। तो मुझे लगता था कि घर पीजी जाना है, सोना ही है और कुछ करना नहीं है। जब आपके पास फैमिली होती है तो आपको लगता है घर जाएंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जब आप अकेले ही रह रहे हो बाहर शहर में तो करना क्या है, तो एक्स्ट्रा शिफ्ट हो जाती थी। तो उसका असर कई बार सर मेरे करियर पे नेगेटिव भी पड़ा। अच्छा। वो ऐसे पड़ा कि मैं करते करते एक्स्ट्रा शिफ्ट करते करते बहुत आगे हो गई, लोगों की नज़रों में आने लगी। फिर जो जो लोग 2-2 ढाई-ढाई साल से काम कर रहे थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ और मेरा होने आपका हो लगा। गया। ओके। किसी ने ये नहीं देखा कि मैं इतने घंटे काम कर रही हूँ, लेकिन लोगों को लगा कि ये, फिर मैं बन गई ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट। क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो मैं जिसकी टीम में आ रही थी उनकी टीम भी ग्रो करने लगी। ओवरऑल सर वो अच्छा निकल के आने लगा एक रेशियो, दूसरे टीम वालों को प्रॉब्लम होने लगी। तो ये चैलेंजेस बहुत आए। और क्योंकि उस वक्त उम्र, आज के डेट में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये चैलेंजेस बहुत छोटे हैं, लेकिन सर उस वक्त उम्र इतनी छोटी थी, उस वक्त इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि उस टाइम ये चैलेंजेस बहुत बुरे लगते थे कि यार अच्छा काम करने के लिए भी नुकसान होते हैं। बहुत बुरा लगता था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बाकी सारे चैलेंजेस तो चलो आप फेस मतलब करते, अनसेफ है रास्तों पे चलना, वो सारी चीज़ें तो फेस कर ही रहे थे, लेकिन एक सेफ माहौल में एक ऐसा अनसेफ फील करना, अनकंफर्ट फील करना जिसको आप बोल भी नहीं सकते। राइट। इसके लिए आप सिर्फ बुरा फील कर सकते हो, इससे आप लड़ाई नहीं कर सकते। ओके। तो जो इंडिगो में आपकी ट्रेनिंग हुई जी वो ज़्यादा स्किल सेट की हुई या माइंड सेट की हुई? सर, ऑनेस्टली स्किल सेट की। ऑनेस्टली स्किल सेट हाँ, की हुई। स्किल सेट उन्होंने बहुत सिखाया। माइंड सेट की ट्रेनिंग जो इंडिगो में हुई वो सर जॉब पे आने के बाद हुई, जॉब पे आने की बात है। क्योंकि रोज 180 पैसेंजर्स, आप Right. बातें तो करते नहीं हो, तो 180 पैसेंजर्स का बॉडी लैंग्वेज और माइंड ही रीड करना पड़ता है। तो माइंड सेट की ट्रेनिंग तो आपकी प्रैक्टिकल हुई हमारी इंडिगो में। इंडिगो ने जो सिखाया वो स्किल सेट सिखाया, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि रोज पैसेंजर्स, ट्रेनिंग में ऐसा नहीं था ना कि पैसेंजर्स बैठे हुए, वो तो ग्रूमिंग सिखा रहे थे, कम्युनिकेशन सिखा रहे थे, पर्सनैलिटी सिखा रहे थे आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज सिखा रहे थे, स्माइल करना सिखा रहे थे, बिहेवियरल चीज़ें सिखा रहे थे। लेकिन स्पेशली अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ तो वो ट्रेनिंग इंडिगो में ऑन बोर्ड, जब रियल जो लाइफ शुरू हुई ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद जॉब शुरू हुई, तब शुरू हुई। क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आया कि लोगों में 180 लोगों में आपको हर आंख में, हर नज़र में क्या दिख रहा है। राइट। हर कोई अलग नज़र से आपको देखता है। फिर आपने आगे चल के उस जॉब को लेफ्ट किया, उसके क्या कारण रहे? सर, इंडिगो ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे पहले तो सर थैंक यू टू इंडिगो दैट जो भी हूँ मैं उसकी वजह से हूँ। स्किल सेट की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, मुझे समझ आया। तो लेकिन छोड़ना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि सर हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। राइट। हर इंसान जॉब नहीं कर सकता, हर इंसान बिजनेस नहीं कर मैं सकता। इसी चीज़ पे आना चाह रहा था, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि एक छोटा बच्चा ही कहूँगा कि वो आया एक छोटे शहर से, उसने दिल्ली एनसीआर में अपनी यात्रा शुरू की और फिर कहीं ना कहीं जन्म हुआ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का, या जन्म तो पहले हो चुका था, कहीं ना कहीं वो बाहर निकल के आ गया, बाहर निकल के, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप करने का कीड़ा। जी जी आजकल सर, तो बिल्कुल। स्टार्टअप करने का कीड़ा आपके अंदर
वहाँ पे जन्म ले चुका था या बड़ा हो चुका था, बिल्कुल तो वो सर। बाहर आया और फिर आपने क्या किया? सर इंडिगो छोड़ा, बहुत बड़ा और बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे लिए। जी। लेकिन मुझे उस वक्त बस एक चीज़ लगी कि अगर अभी नहीं हम्म। तो बाद में तो चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाएंगी। Right. क्योंकि एक टाइम के बाद हर किसी को कंफर्ट चाहिए लाइफ में ठीक है। ना। तो मैंने छोड़ा, आई केम ऑन ग्राउंड, आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ वेरी स्मॉल कंपनी बाय द नेम प्रीमियम स्टे। ओके। तो उन्होंने भी मुझे भरोसा दिखाया, क्योंकि जनरली होता है कि जब आप इंडिगो से आते हो नीचे ना, तो ऊपर का एक्सपीरियंस और नीचे का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। वो एक्सपीरियंस नीचे कहीं काउंट नहीं होता। टू डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो जब मैं इंडिगो छोड़ के आई तो छोटी सी कंपनी थी, दे हायर्ड मी एज अ गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, स्टार्टअप था उनका। तो उन्होंने बोला कि बस हमें यही चाहिए कि मतलब गेस्ट जो है, क्लाइंट जनरली, उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन रहे, कि बिजनेस आ रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मतलब बहुत छोटे लेवल पे गेस्ट के साथ एक डीलिंग करनी थी, मेल भेजनी थी, यही करना था। बट आई डिड इट, क्योंकि आप छोटे से ही सीखते हो, एकदम से तो कोई आपको फाउंडर नहीं बनाएगा। तो आई डिड इट, अच्छा किया। धीरे धीरे सर वहाँ पे प्रमोशन हुआ, फिर मैं क्लाइंट से डायरेक्ट डील करने लगी। फिर मुझे समझ में आया कि कैसे क्लाइंट डीलिंग होती है। उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ के थोड़े टाइम बाद एक दूसरी कंपनी शुरू करी ओके। बाय द नेम जियो स्टेज। ओके। जियो स्टेज में फिर हम होटल के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम करने लगे, Right. क्योंकि क्लाइंट भी था ऑफलाइन, है ना, और ओटीएस जो आपके हैं, गोवा, बीबो, मेक माई ट्रिप, इन सबसे भी डील करना आ चुका था। ओके। क्योंकि अर्लियर भी हम कुछ होटल्स के साथ ही काम कर रहे थे, क्लाइंट से डील कर रहे थे और होटल से भी डील कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी में ही रहे। तो धीरे धीरे करके सर क्लाइंट डीलिंग और ओटीएस के साथ सबके साथ काम करके मुझे अपनी एक, आई वुड से, स्किल जो निकल के आई, मुझे खुद रियलाइज हुई, वो मुझे ये समझ में आया कि मेरी पीपल हैंडलिंग बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। इररेस्पेक्टिव क्लाइंट और द वेंडर और एनीबडी, मैं मतलब करवा सकती हूँ काम, ये मुझे आता है। 6 घंटे की ट्रेनिंग तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन आधे घंटे बात करके डील क्लोज कर सकती डील क्लोज कर सकती हैं जी। जो ट्रेनिंग दे सकते हैं उनके लिए भी। उनके लिए भी बिल्कुल सर। तो मुझे ये समझ में आया, देन फिर मुझे ये भी समझ में आया कि ये जो स्किल है, ये मेरी स्किल किसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। राइट। पीपल हैंडलिंग तो ये है ना कि हर जगह लोग हैं, सब जगह ही होता है। तो मुझे समझ में आया कि जिस लोग कहते हैं ना कि आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस करने में कंफर्टेबल हो, पीपल हैंडलिंग, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ हर भी। जगह एप्लीकेबल है। बिल्कुल सर। तो फिर जियो स्टेज के साथ एक मर्जर हुआ जूबो का, वहां पे काम किया। तो मेरा ओवरऑल जर्नी जो रहा सर, लगभग 10-11 साल का, कुछ कंपनीज की फंडिंग भी कराई। ओके। तो जो ओवरऑल जर्नी रहा 10-11 साल का, वो आई वुड से एज अ बिजनेस कंसल्टेंट स्टार्टिंग करी मैंने, क्लाइंट डीलिंग से, क्लाइंट हैंडलिंग से, देन बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, देन फंडिंग कराई, एंड फाइनली अ बिजनेस पर्सन। ओके। नहीं तो फिर ये L&D का पिक्चर कब? हाँ, L&D का पिक्चर, बिल्कुल सही बात सर कही आपने। जब ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स के साथ मैं काम कर रही तो दिमाग में एक कीड़ा था जी। कि ये तो कर रहे हैं, बट ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहे हैं, राइट। एक दिन अपना ही कुछ करना है। अच्छा, जियो स्टेज में भी आई वॉज द वन हु स्टार्टेड कंपनी, राइट। बट सर सबके साथ वही आपका इक्वेशन बने और चीज़ें आगे जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता, तो वो नहीं करी। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ अपना ही करना है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर, ऑल्सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड रीजन, राइट। गुड थिंग टू स्टार्ट, कि एक पर्पस होना चाहिए कुछ करने का, मतलब जहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज दे पाए। जहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज दे पाएं। या जैसे मैंने बोला ना, आई एम गुड इन पीपल हैंडलिंग, तो मेरा ये था, व्हाई ओनली आई एम गुड इन पीपल हैंडलिंग, व्हाई नॉट एवरीबडी कैन बी। राइट। क्योंकि पीपल हैंडलिंग तो एक ऐसी चीज है कि आपको कुछ नहीं करना सर, आपको रियल रहना, सच बोलना है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो सर मुझे ऐसा लगता है कोई कला नहीं। जिस दिन मैंने ये समझ लिया ना, दैट जस्ट बी यू, वो मैम ऐसा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड से बात करता है, तो अगर आप ओरिजिनल हो तो सामने वाला ओरिजिनल है, तो बातें बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा है फिर वो। राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब वो बातें कर रहे हैं जो आप रियल लाइफ में कहीं रिलेट ही नहीं करते, सर सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है। तो मैंने अपनी सेल्स भी सर, जैसे लोग कहते हैं ना कि सेल में लोग झूठ बोलते हैं, सर मैंने लाइफ में कोई सेल नहीं करी ऐसी जिसमें झूठ बोला। अच्छा। तो मैं सच बोल के ही सारी सेल क्लोज करी। नहीं, मैं इस बात का मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पॉडकास्ट में बहुत सारे अच्छे लोग आए जो हमेशा में सेल्स पे अच्छी बातें करते हैं। तो वो बोले सेल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है किसी इंसान को वो बेच देना जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल बल्कि जहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे आप सॉल्यूशन के रूप में अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है सेल का मतलब। तो आपने ये एलएनडी की स्थापना कैसे की, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी, तो सर एक्चुअली ये सारा करने के बाद फिर मुझे ये समझ में आया, कुछ लोगों के साथ साथ क्लाइंट डीलिंग कर रहे थे जी उसी वक्त मुझे ये दिखा कि बिहेवियरल जो है ना वो बड़ा वियर्ड है। क्लाइंट की बात करूँगी मैं, आई वुड नॉट नेम, बट क्लाइंट डीलिंग में जब सामने लोग बैठे होते हैं ना तो मुझे समझ में आया कि यार बड़ा अजीब सा है ये माहौल, है ना। मतलब और ये भी फिर समझ में आया कि लोग ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इनको लगता है ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उन्हें सिखाया नहीं गया। ये बस हाँ, उनको सिखाया नहीं गया कि ऐसा नहीं होता है, जिसने ऐसा कर दिया ये वैसे ही फॉलो करते चले आ रहे हैं। सिखाया भी नहीं गया, फिर किसी ने बताया भी नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि गलती नहीं है लोगों की। देन आई थॉट कि किसी एलएनडी कंपनी के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एलएनडी कंपनी के साथ काम किया है एज अ बिजनेस हेड। मैंने काम करके ये समझा कि क्लाइंट जो है उसकी डिमांड आ क्या रही है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी सर, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, होने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि सब कुछ तो हो रहा है, बिजनेस आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या फीडबैक, कोई जो ट्रेनिंग दे के ट्रेनर आ रहे हैं क्या वो बात कर रहे हैं पार्टिसिपेंट से, भाई किस चीज़ की आप ट्रेनिंग दे रहे हो, बिहेवियरल ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ तो बदल रहा होगा, आप बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। वेलनेस की कोई बात नहीं कर रहा था सर। ट्रेनिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट की सब बात कर रहे थे, है ना, पॉइंटर्स सारे बता रहे थे, लेकिन सर कोई वेलनेस की बात नहीं कर रहा था। आप सोचिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में अगर कोई वेलनेस की बात नहीं कर रहा है तो ये कितना बड़ा गैप है। बिल्कुल है। बट पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट वेलनेस, पॉइंटर्स बता रहे थे। अरे किताबों को और नोट्स को छोड़ चुके हैं हम लोग, हम लिख के नहीं जाना चाहते सर। वो नोट पैड ना घर जाता है, बच्चे की रफ कॉपी बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हमें ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अच्छा, हमारे दर्शकों को मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि नॉर्मल दर्शक जो हैं जिन्हें एलएनडी नहीं मालूम, ठीक है, और वो ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एलएनडी कंपनी में अंतर भी नहीं समझते, उन्हें पहले आसान भाषा में थोड़ा सा बताइए कि एलएनडी कंपनी क्या करती है, किसके लिए करती है। ओके सर, एलएनडी का फुल फॉर्म होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। राइट। जो भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज में पहले तो जो नॉर्मल कंपनीज हैं किसी भी सेक्टर में हो, उनमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम एलएनडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज पे काम करता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, या तो कुछ सिखाने में। अच्छा, जब मैं कुछ सिखाने की बात करती हूँ तो वो आपका ह्यूमन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड, आपके माइंडसेट से रिलेटेड, और आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। डेवलपमेंट आपका ओवरऑल, जब ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वो आपका अगेन स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, माइंडसेट लीडरशिप डेवलपमेंट भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका हेल्थ डेवलपमेंट भी हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अब उन कंपनीज को चाहिए होते हैं हमारे जैसे लोग जिनकी एलएनडी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज देते हैं। हम आपके यहाँ आते हैं, हम आपको, अगर मैं बात करूँ हेल्थ डेवलपमेंट की, वेलनेस डेवलपमेंट की, उसमें हम आपको योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, पिलाटेस ऐसी चीज़ें कराते हैं जो आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस को। मैं जो समझा कि नॉर्मल ट्रेनिंग कंपनी जो है वो एक स्पेसिफिक कुछ गोल्स अचीव कर रही है, और एलएनडी कंपनी जो है वो एक कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट कर रही है। बिल्कुल सर, राइट। ट्रेनिंग कंपनी सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है, बिहेवियरल पे हो गया, टेक्निकल पे हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया। हम एलएनडी कंपनी है, हमारे अंदर 4 वर्टिकल आते हैं सर। एक हो गया आपका ट्रेनिंग, जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग, बिठाया, लोगों को सिखाया, कुछ बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करा दी। दूसरा है हमारा वर्टिकल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम कुछ भी बिठा के नहीं सिखाते, हम गेम्स कराते हैं और आप सीख जाते हैं। वो हमने गेम्स बनाए ही ऐसे हैं कि आपको गेम्स करते करते, आपको खेलते खेलते पता चल जाए कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ गलत हैं या कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। गलत है एज इन गलत नहीं है, गलतियां हो रही हैं। थर्ड है हमारा आपका वेलनेस, कॉर्पोरेट हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि भाई लाइफ में कुछ भी कर लो, शरीर है जो अंत तक आपके साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं देता। तो अपनी वेलनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो सर। आजकल मेंटल के लिए ज़्यादा काम करना है, तो वो हम उसमें उनको योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, पिलाटेस, एरोबिक्स सारे
आर्ट ऑफ लिविंग, माइंडफुलनेस, ये सब कुछ कराते हैं ताकि लोग रिलैक्स हो सकें थोड़ा टाइम के लिए, ये जो जद्दोजहद चल रही है जीवन की, जॉब की, इससे निकल सकें। एंड देन द फोर्थ इज द कंप्लीट ऑफ साइट सर, जिसमें हम उनको उनके एनवायरमेंट से बाहर निकाल के ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल 2 दिन आप यहाँ आए हो सब भूल जाओ। मतलब इसमें क्या एक चीज पूछ सकता हूँ? जी जी सर, जो बिल्कुल। लोग जाते हैं वो पत्नी और पतियों से भी बच के जाते हैं। सर बिल्कुल सर, देखिए कई बार ऐसा होता है और मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं मानूंगी। पति पत्नियों और बच्चों से भी दूर जाते हैं, पत्नियां पति और बच्चों से भी दूर जाती हैं, और ये सही भी है सर। लाइफ में एक रिलेशनशिप्स आर गुड, चाहे कितने भी अच्छे हों, हर किसी के पास अपना एक पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ मी टाइम, एंड व्हेन वी से मी टाइम, इट्स मी टाइम ओनली, जहाँ पे मैं खुद से मिलना चाहती हूँ, इसलिए ऑफ साइट पे जाते इसलिए ऑफ साइट पे आप जाइए। ठीक है। उस वक्त आप सब भूल जाइए। तो अब आते हैं उस शिकायत पे जी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, आपने हमारी इंडस्ट्री का एक हीरा जो है वो आपने अपने साथ ले जाके एक कंपनी को अपने दोनों ने मिलके, आप दोनों उसके को फाउंडर हैं। जी सर, थोड़ा सा वो बताएं। ये आपकी कंप्लेन है जी। क्योंकि मुझे डॉक्टर दीपक ने कई बार बोला है कि मुझसे बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी है। मुझे कंप्लेन नहीं है, बट वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और अच्छा है कि वो हमारा दोस्त अच्छा कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग से एक बेहतरीन पर्सन जो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकते थे, वो किसी और क्षेत्र में जाके अच्छा कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब डॉक्टर दीपक भारद्वाज मुझसे मिले जी, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग, उनका एक होता है ना कि हर इंडस्ट्री में हर जगह कहीं पे भी रहने का आपका एक समय होता है, राइट ना। उस समय से हटाने के लिए या तो आप खुद विलन बनते हैं या कोई और विलन बनता है, क्योंकि भगवान आकर नहीं बताता कि आपका यहाँ समय पूरा हो गया है। गॉड्स प्लानिंग इज बेटर देन योर। बिल्कुल सर। तो जब वो मुझे मिले तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा था कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अब शायद एग्जिट लेना चाहते हैं। ओके। अच्छा, मेरा प्लान उनको उस वक्त निकालने का नहीं था जी। जैसा कि सर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैंने जब उनकी पहली ट्रेनिंग देखी, उन्होंने जो ट्रेनिंग करी सर 18 घंटे की मेरे साथ, पहली ट्रेनिंग जी। इटारसी में हमारे क्लाइंट के लिए, पावर ग्रिड के लिए। सर वो ट्रेनिंग मतलब आज भी मैं याद करती हूँ, वो ट्रेनिंग को डिफाइन करने के लिए मेरे पास शायद शब्द ही नहीं है। इसलिए नहीं है, अब वो और अच्छी करते हैं, लेकिन अब मेरे पास शब्द है क्योंकि अब मुझे पता है ना वो क्या है। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या है। तो जब उन्होंने किया तो आई वॉज स्पीचलेस कि यार कोई इंसान 18 घंटे तक ऑडियंस को बिठा के अपनी बात कैसे सुना सकता है। बहुत मुश्किल है सर कि अगर आप बोल रहे हैं और आपको कोई इतने घंटों तक सुने जा रहा है बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी ब्रेक के, और वो ऐसे सुन रहा है कि सर आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं ना। मतलब इतनी देर तक तो गाना भी नहीं सुनता इंसान। बड़े-बड़े स्टार और सेलिब्रिटीज चले जाते हैं सर। उन्होंने 6-6 घंटे किया काम और पीपल वर लाइक, लोगों ने खुद अपने ब्रेक कम कर दिए सर। 1 घंटे का लंच ब्रेक लोगों ने 45 मिनट का कर दिया, क्योंकि हम आपसे बात करना चाहते हैं ये बोल के। तो उस दिन सर मुझे ये दिखा कि ये जो भी है इनका पोटेंशियल ये बंदा ठीक है। इनका पोटेंशियल ये है। मुझे नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग में कितना अच्छा कर रहे हैं कितना नहीं, लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने किया है ये बेस्ट है। मुझे उस दिन उनके अंदर एक फ्यूचर का, आई वुड से, एक ऐसा ट्रेनर दिखा जो शायद दुनिया में बहुत सारे लोगों के अंदर बदलाव ला सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो मैंने उनके साथ पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था जी। जब पहली बार मैं और डॉक्टर दीपक भारद्वाज मिले तो वो डायरेक्ट सेलिंग में थे उस समय तक। तो मैं मिला तो मैंने कहा कि मैं जो है डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत अच्छा काम करता हूँ। जी। तो मैंने डॉक्टर दीपक से कहा था, मैंने कहा आप ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो बट आपकी पैकेजिंग जो है वो सुपर्ब होनी चाहिए। तो मैंने कहा वो काम मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो काम उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में नहीं किया, लेकिन आज जो वो कर रहे हैं वो बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बहुत शानदार है। सर आज मैं बस इतना ही कहूँगी कि आज जो डॉक्टर दीपक कर रहे हैं जी, डॉक्टर दीपक ने आज के टाइम पे अपने कर्मों का और दुआओं का अकाउंट इतना फुल कर लिया है। राइट। उन्होंने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है।
सिर्फ अपनी बातों, अपनी पर्सनालिटी और अपने ऑरा से। इसमें आपका योगदान है मैम, मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल उनके अंदर था, बट जैसे हनुमान जी को भी याद दिलाने के लिए कोई ना कोई किसी की ज़रूरत पड़ी थी, तो बिल्कुल वो जो ताकत है वो आपने उन्हें याद दिलाई। सर। हाँ वही है, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो सर मुझे लगा कि एक बार जौहरी बन के देखते हैं। हीरा मैंने बहुत पहचाना है, देखते हैं ये हीरा है या नहीं, बट सर वो हीरा नहीं कोहिनूर है आई वुड ठीक है, से। अब आप बात करते हैं कि क्योंकि जो मैंने पता चला मुझे कि बिजनेस लाने में आपका अहम रोल है, और वो रोल परफॉर्म करते हुए क्या खास है। प्लस आपका जब मैं स्टडी कर रहा था लिंक्डइन प्रोफाइल को, आज मैंने स्टडी किया, तो वहाँ पे एक वर्ड ने मुझे बड़ा अच्छा अट्रैक्ट किया, रियल लाइफ स्पीकर। जी सर। तो थोड़ा सा उस वर्ड को ज़रा बताएं आप। सर रियल लाइफ स्पीकर मुझे दिया है मेरे क्लाइंट्स ने ये नाम, और ये मैं खुद को नहीं कहती थी। स्पीकर वगैरह ये सब भी मैं अपने आगे लगाना नहीं चाहती थी कभी। आई एम जस्ट अ नॉर्मल बिजनेस पर्सन सर। मुझे बस डील क्लोज करनी आती है, कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं आता, कुछ खास नहीं है ये। मैम सारा बिजनेस ही ये है, अगर डील क्लोज करनी आती है तो। सर इसलिए मुझे खास नहीं लगता, क्योंकि मुझे एक टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि सर डील क्लोज करना या क्लाइंट हैंडलिंग इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट अगर आप हो तो। राइट। आपको क्लाइंट को, आप जब क्लाइंट के पास डील क्लोज करने जाते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना सेल की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, वो पिच की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें ये बोलना सिखाया जाता है कि हाय सर, गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज दीक्षा दीक्षित फ्रॉम द लीडिंग नेविगेटर्स, टुडे आई एम हियर टू पिच द ट्रेनिंग। ये सब कुछ नहीं करना सर। बहुत नॉर्मल है, किसी भी डील को क्लोज करने के लिए आप जाइए, क्लाइंट के पास बैठिए, उसको अपने बारे में बताइए, और अगर आपको पता है कि उसकी दुखती रग क्या है, आप सीधे उसका सॉल्यूशन दीजिए, बहुत सिंपल शब्दों में। बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं बोलने होते सर। डील हमेशा देसी तरीके से ही क्लोज होती है। बहुत सिंपल है सर, उसको बहुत नॉर्मल बोलना है कि सर ये मैं आपके लिए करके दूंगी, ये चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा होता है जैसे सारा रोल जो है वो टेबल का होता है जी। जो टेबल के पीछे है, अगर मैं जा रहा हूँ उसके पास तो वो एक अलग माइंडसेट होता है, और वो सेम वो मेरे पास आ रहा है तो वो एक अलग रोल है, भले ही एक ही काम एक ही पर्पस के लिए दोनों हो। तो जैसे आप जो डील करती हैं जी उसमें कई जगह ये कुछ लोगों को ये भी लग सकता होता है कि जो वो आपको प्रपोज कर रहे हैं तो शायद वो जिसे एक शब्द बोलते हैं एहसान कर रहे हैं, या ज़्यादातर लोग आपको अच्छे मिलते हैं। सर मेरा जो रेशियो रहा है वो 60-40 का रहा है। 60% मुझे अच्छे मिले हैं जी। 40% मुझे ऐसे लोग मिले हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, ना एक मतलब ये अंडरस्टूड है, अंडरलाइंड है कि हम आपको बिजनेस दे रहे हैं। तो सर मैं सबसे पहले तो मैं उन सारे क्लाइंट से, और जो भी क्लाइंट्स इस तरीके से सोचते हैं, उनसे ये कहना भी चाहती हूँ इस लाइक पॉडकास्ट के थ्रू कि सर नो ऑफेंस, बट आप प्लीज़ इस सोच को पीछे छोड़ दें। बहुत सारे लोग, हमने भी छोड़ दिए, हम भी कई वेंडर्स के साथ काम करते हैं। सर आप हमें बिजनेस दे रहे हैं, बदले में हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसका हमें पे कर रहे हैं। हम भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सिचुएशन में कुछ वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। राइट। आप हमें बिजनेस क्यों दे रहे हैं? आप हमें जो भी दे रहे हैं उसकी ज़रूरत है आपको, और हम उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसके बदले में आप हमें पे कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। टेबल के दोनों तरफ हम इक्वल बैठे हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि सर थैंक यू फॉर द बिजनेस, तो आपका भी वही होना चाहिए कि नहीं, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर द बिजनेस। और सर यहाँ पे मैं एक नाम मेंशन करना चाहूँगी। मेरे क्लाइंट थे, मतलब हैं, अभी भी हैं सर। सो उनका नाम है राहुल सिंगल। अच्छा जी सर। तो वो सिडल में मैंने उनके साथ काम किया था। सिडल एक कंपनी है, पैकेजिंग और ये बॉटल्स की पैकेजिंग इनमें काम करती है, बेवरेज इंडस्ट्री। सर उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी कि जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गई तब मेरा नया नया बिजनेस था। कोई भी क्लाइंट ये आगे से नहीं बोलता सर। जब मेरा नया नया बिजनेस था, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि दीक्षा बहुत टाइम लग गया आपको आने में। तो मैंने कहा सर आपने बुलाया ही नहीं, जब तक आप बिजनेस के लिए बुलाएंगे नहीं तब तक। तो उन्होंने बोला कि आपकी टोन में ना एक वो वाला है कि जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं तब तक नहीं आ पाओगे। नहीं दीक्षा, वी आर इक्वल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुलाऊंगा नहीं, आप आओगे नहीं। आप बिजनेस लेके कभी भी आ सकते हो,
और मैं कोई फेवर नहीं कर रहा आप पे, मैं आपसे एक, मुझे ज़रूरत है, मैं आपसे एक सर्विस मांग रहा हूँ, आप मुझे सर्विस दे रहे हो, मैं आपको पे कर रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। और मुझे लगता है हर इंसान को ऐसे ही सोचना चाहिए। कोई क्लाइंट बड़ा नहीं होता, कोई वेंडर बड़ा नहीं होता। वंडरफुल। तो ये उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा मैम, जैसे श्री श्री रविशंकर जी का एक कोट है कि जो सबसे अच्छा काम है दुनिया में जी वो एलिवेटिंग द माइंडसेट है। बिल्कुल सर। तो ये काम आप खुद भी करती हैं, और अब आपने ऐसे आपके पास ट्रेनर्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में जा जाके ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो आपके प्रोफाइल में हैप्पीनेस कोच भी था जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, थोड़ा जी उसके बारे में मुझे बताएं। सर, जीवन में हैप्पीनेस कोच का अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं जाके लोगों को हंसाती हूँ और बस हैप्पीनेस कोच बन गई और मतलब इस तरह की कोई बात है। सर हैप्पीनेस का मतलब ये होता है, मैं लोगों को बताती हूँ कि ये ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है ना, ये चल रही है, ये चलती रहेगी सर। ज़िंदगी में वो छोटे छोटे मौके आएंगे जब आपको खुश होने का मौका मिलेगा, आप उससे खुश हो लीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोगों को खुश होने के मौके दिखते ही नहीं हैं, वो आपको देखने पड़ते हैं। माइक्रो लेवल पे नहीं देखते। माइक्रो लेवल पे दिखते नहीं है। अब लोगों के अंदर, इंसान आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है सर कि नेगेटिव पिक्चर बड़ी हो गई है उसकी लाइफ में और पॉजिटिव पिक्चर बहुत छोटी रह गई है। जबकि अगर आप सच में थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, वो नेगेटिव पिक्चर छोटी हो जाएगी और पॉजिटिव पिक्चर बड़ी हो जाएगी। सर मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करूं, जैसे मैं हैप्पीनेस कोच की बात करती हूँ, सबसे पहले तो सर जो आपने एक क्वेश्चन मुझसे किया था रियल लाइफ स्पीकर, उसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि क्यों, उसी से रिलेटेड है ये हैप्पीनेस कोच वाली बात। मैं अपने सारे ट्रेनर्स को बोलती हूँ कि वो मत सिखाना किसी को जो आपने खुद ना किया हो। राइट। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो ही आप अपनी ट्रेनिंग में कहिएगा कि सुबह 6 बजे उठिए। अगर आप नहीं उठते तो आप प्लीज़ ये मत कहिएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस से सिखाते हैं तो वो आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। जब आप बुक से पढ़ के सिखा रहे हैं तो आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हो और वो ट्रेनिंग ही बन के रह जा रहा है, बदलाव कुछ नहीं आ रहा। तो जो बदलाव लाने का पर्पज़ है सर, वो यहीं से आया कि मैंने अपने ट्रेनर्स को भी पहले ये बोला कि मेरी एक ही डिमांड है, बाकी आप ट्रेनिंग में अच्छे हैं, आप डिलीवरी बहुत अच्छी करेंगे, बस मेरी एक ही चीज़ है कि रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए ट्रेनिंग। बुक का ज्ञान नहीं देना है। बुक वो पढ़ के आए हैं तभी वो यहाँ बैठे हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप देखिए, एक दीपक भारद्वाज जी को तो आपने उनका जो पोटेंशियल है वो याद दिला दिया, बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे देश में यहाँ तो हजारों, लाखों, करोड़ों हैं। मुझे पता है कि शायद करोड़ों तक ना पहुँच पाए आप, लेकिन हजारों और लाखों तो इंतज़ार कर रहे हैं जी। उसके लिए क्या आगे की प्लानिंग है? सर अभी भी है। हमारे पास ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो 10 ट्रेनर ऑन बोर्ड हैं। ग्रेट। और उसके अलावा हम आउटसोर्स करते हैं। जब आउटसोर्स करते हैं तो सर जैसे हमारी ट्रेनिंग 1 हफ्ते बाद है, 10 दिन बाद है, तो हमारी सर प्लानिंग ये रहती है कि पहले दीपक सर उनको बताएं कि ट्रेनिंग कैसे देनी है। क्या देनी है वो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ट्रेनर हैं, लेकिन कैसे देनी है, और कैसे देनी में यही चीज़ आती है कि अगर आपका कंटेंट बना हुआ है ऑलरेडी तो आपको उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, लेकिन वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप रिलेशनशिप पे तब तक ज्ञान नहीं दे सकते जब तक आपके खुद के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तब तक ज्ञान तो डांट खा के आते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जैसे हमारे ट्रेनर्स हैं ना, उनको कभी दीपक भारद्वाज हैं, उनको जाना होता है कभी पहाड़ों पे अपना टाइम लेने। वो बहुत डिस्कस किया था हमने उनके साथ। वो सर जाते हैं वो, और सर वो बाइक राइड करते हैं, बाइक राइडर हैं वो। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा कर रखा है। कभी कभी उनका होता है कि मैम मुझे कल छुट्टी चाहिए, मुझे बाइक राइड पे जाना है, एंड आई एम लाइक सर आप जाइए, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं लगी है सर आप जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर अगर मेरे ही ट्रेनर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, तो मैं कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ ना। तो अपने आप को भी अपग्रेड करना जरूरी है। आपको जिस चीज़ में सुकून मिलता है, काम छोड़ के वो भी नहीं जाएंगे, वो भी मैच्योर है। लेकिन अगर कुछ नहीं है और वो जाना चाहते हैं तो सर मैं कभी रोकती नहीं अपने किसी ट्रेनर को, आप जाइए आराम से करके आइए, मुझे काम होने से मतलब है। मैं नहीं चाहती कि आप स्ट्रेस में आ जाओ सो दैट कल की डेट में हमारी कंपनी में हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करानी पड़े। तो ये मेरा मोटो रहता है हर किसी के लिए, जो भी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ता है उसको बस ये सिखाना कि बातें वही करना जो आपने खुद ने अपने जीवन में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखी है। अच्छा, एक एस्पायरिंग ट्रेनर हो और
उसे बिजनेस क्लोज भी करना पड़ता है खुद के लिए खुद, जी। उसके पास डीडी नहीं है है ना, तो वो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो मेरे वो पास किस आ तरह जाएं से? सर। और जो नहीं आ सकते उनके लिए? सर मेरी उनसे यही सलाह है कि आज की डेट में चीज़ें बहुत मतलब इजी हो गई हैं करना है सोशल मीडिया की वजह से। जी। तो आप एस्पायरिंग ट्रेनर है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे जाइए। लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे राइट। और आप वहाँ से अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि आप जब भी बिजनेस क्लोज करने जाएं तो आप पहले क्लाइंट को पूरा R&D करें, ये समझें कि वो इस तरह की ट्रेनिंग ले रहा है। अगर सर वो नहीं ले रहा है, उसके पास बजट नहीं है ना, आप जितना मर्जी वहाँ पे अपना जितना भी एफर्ट लगा लें, वो डील क्लोज नहीं होगी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्लाइंट को चाहिए भी कि नहीं है, भी नहीं, बजट है कि नहीं है, ये सारी चीजें। और ऐसे मतलब आपको ना हर क्लाइंट में एक सबसे बड़ी गलती हर इंसान करता है, सेल करने वाला, जो मैंने देखा है, सेल करने वाले इंसान को हर इंसान में अपना क्लाइंट दिखता है। सर ये बहुत गलत चीज है। नहीं, ये मैं आपकी बात ठीक मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैं कुछ फेसबुक वगैरह पे लिखता हूँ तो मैंने भी ये लिखा था कि अगर हर व्यक्ति आपका कस्टमर है तो विश्वास मानिए कोई भी आपका कस्टमर नहीं है सर। तो इंसान को लगता है आज मुझसे कोई भी क्लाइंट है या कोई भी, मान लीजिए मैं नॉर्मल सी बात करूं, अभी आप मुझसे मिलने आए, मैं आपसे कहने लगी कि और सर बिहेवियर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं सर, आप नहीं हो सकते। पहले मेरा जो तरीका है करने का और जो अभी तक सक्सेस रहा भी है, जहां पे लोग गलती कर रहे हैं कई बार, सर वी आर नॉट सेलिंग RO दैट वी हैव टू नॉक एवरी डोर, right? We are selling something potential. We are selling something which is actually going to change the complete environment. तो आप ये सोचो ना, आप अपनी चीज़ की वैल्यू कम मत करो। राइट। फिर देना है तो वहाँ पे तो जहाँ पे आपकी डील क्लोज हो। और डील क्लोज कैसे होगी? अपने क्लाइंट के का पहले R&D करो कि उसको ज़रूरत भी है या नहीं। जिसके घर में पहले से RO लगा हुआ है, 1 साल तक के लिए लगा हुआ है, या वारंटी में है, वो नहीं चेंज करना चाहता, अभी 1 महीने पहले लगाया है, वहाँ से तो आपको नो ही मिलेगा। राइट। और जैसे नो मिल जाता है, आपको लगता है कि अगली बार आप उसके पास जाएंगे, जब उसका RO चला भी गया होगा, आप वही फेस लेके जाएंगे, वो हाँ कहेगा? नहीं कहेगा सर, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नो कह चुका है, वो एक उसमें जा चुका है, फिर से आ गए, भले ही अब जरूरत भी है उसको, तब भी वो नहीं कहेगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि 100 दरवाजे पे जाएंगे, 10 तो ओपन हो जाएंगे। सर 90 बंद भी तो हो रहे हैं, 90 बंद हो रहे हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि 10 दरवाजे पे जाइए और 10 ओपन हो। वंडरफुल। अगर 90 जो बंद हो रहे हैं वो आए ही ना, क्योंकि जो 90 बंद हो गए ना, वो कभी खुलेंगे नहीं। राइट। 100 पे जाके आपने नेगेटिव बड़ा कर लिया, पॉजिटिव छोटा किया। तो ये सेल्स का स्ट्रेटजी बदलने का वक्त है अब। वंडरफुल। तो कोई भी करना चाहता है काम करे, बस अपने क्लाइंट पे R&D करिए, जिसे हम कहते हैं जी। हमें क्लाइंट की फिल्टरिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइंट की फिल्टरिंग करनी है, R&D करना है क्लाइंट का। आप उसके पोस्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा वो कर रहा है काम, किसके साथ कर रहा है, मैं उस लेवल का ट्रेनर हूँ भी कि नहीं, है ना। बिल्कुल। अभी अगेन मतलब कोई क्लाइंट है जो सिर्फ डॉक्टर शिव खेड़ा के साथ काम करना चाहता है, राइट। मैं वहां पे जाके किसी छोटे ट्रेनर को प्रपोज करूं, नहीं होगा सर। नहीं बात करेंगे। अगली बार अगर मैं शिव खेड़ा के लेवल का भी ट्रेनर ले जाके प्रपोज करूंगी, शायद वो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो माइंडसेट बना चुके हैं मेरे पास छोटा ट्रेनर है। राइट। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ सेल्स वर्क। ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बातचीत तो होती रहे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। जी जी। तो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो सबसे पहले वो कौन सी ट्रेनिंग है जो आपको करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है? कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है जो ट्रेनर्स खुद एंजॉय करते हैं, जैसे आपने भी बोला था कि जो खुद करते हैं, जीते हैं जिस चीज़ को, वो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है? सर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करने में। ओके। और मेरा दूसरा जो फोटे है जिसकी ट्रेनिंग मैं ही करती हूँ, दैट इज़ ईमेल एटिकेट। ओके। वो दोनों करने में मुझे इसलिए मज़ा आता है। कम्युनिकेशन में भी एक ईमेल का पार्ट आ जाता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के पैदा होने से और मृत्यु तक, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। राइट। संबंध सही भी कम्युनिकेशन पे हो रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो खराब भी उसी पे हो रहे हैं। राइट। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन में एटलीस्ट सबको ओके होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से आ रही है। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने अभी एक मेरी बुक भी आ रही है, तो उसमें भी मैंने एक प्रॉपर चैप्टर रखा सोशल मीडिया एटिकेट्स।
जी। तो आपने ईमेल, मैं चाहूँगा कुछ ईमेल एटिकेट्स में आप क्या सिखाते हैं, 2-4 लाइनों में बता सर सकते हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मतलब अभी तक किसी ने लोग फॉलो करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग, मैं वो यहाँ पे रखना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप अपनी हर मेल को रिवर्ट करें। हर मेल को रिवर्ट करने का मतलब ये है कि आपके क्लाइंट ने आपको कुछ भेजा, आपके फ़ोन पे बात हो गई है, सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने कन्फर्मेशन भेजा है आपको, लास्ट ईमेल है वो क्लाइंट की तरफ से कि ओके वी कंफर्म एंड सी यू ऑन 16th, समथिंग लाइक दैट, है ना। आप उस पर भी लिखें थैंक यू नोटेड। ओके, ये एक एटिकेट होता है ईमेल का कि आप हर ईमेल को रिवर्ट कर रहे हैं। ये लास्ट थैंक यू जो है ना वो हमेशा क्लाइंट को जाना चाहिए वेंडर की तरफ से, अगर आप, और जूनियर्स की तरफ से सीनियर को जाना चाहिए। सीनियर ने लिख दिया ओके थैंक यू फॉर द वर्क, स्टिल यू शुड ऑलवेज राइट बीइंग जूनियर कि सर थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। ये एक एटिकेट होता है जिसको लोग फॉलो नहीं करते। अच्छा, इस एटिकेट से आपके फायदे क्या होते हैं? सर आई ऑलवेज रिवर्ट, इस वजह से हुआ क्या कि मेरे मेल में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसकी वजह से मुझे मेल रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर मेल पे रिवर्ट करती हूँ। मेरे क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया कि दीक्षा मैम मैंने आपको मंडे से ट्रेनिंग का कैलेंडर भेजा हुआ है, आपने रिवर्ट नहीं किया? आपने रिवर्ट नहीं किया। देन आई रियलाइज्ड कि मेरे पास तो मेल ही नहीं आया। नहीं आया। अगर क्योंकि मैं नहीं रिवर्ट करती तो वो मंडे को सीधे ट्रेनिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और ये बात फ्राइडे की है। तो सर इस वजह से मुझे समझ में आया कि इसके फायदे भी हैं और ये एक एटिकेट है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरा सबसे बड़ा एटिकेट ईमेल एटिकेट में, आप हर ट्रेनिंग के बाद, एक तो जो सिग्नेचर होता है सर, कोशिश करें कि हर मेल के बाद वो सिग्नेचर ना जाए। अदरवाइज एक टाइम के बाद मेल में वो नीचे ना 7-8-10 सिग्नेचर ही ट्रेल में इकट्ठे हो जाते हैं। राइट। तो उसको एक बार फर्स्ट ईमेल में भेजें पूरे सिग्नेचर को, हर मेल में ना भेजें। हर मेल में आप लिखें थैंक यू दीक्षा और अपना नंबर इसलिए ज़रूरी है सर क्योंकि बहुत बार जो सामने वाला बंदा जिसको आप मेल भेज रहे हैं वो इतना क्विक होना चाहता है कि वो अपने फ़ोन पे नंबर फाइंड आउट भी नहीं करना चाहता। राइट। सामने है, उसने आपको डेजिग्नेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने फर्स्ट सिग्नेचर में लिख दिया। सिग्नेचर इज ऑल अबाउट दैट। आपको सिर्फ लिखना है थैंक यू दीक्षा और अपना नंबर, सो दैट कि अगर आपको उनसे कुछ क्विक कराना है तो वो इमीडिएटली देखेंगे स्क्रीन पे, नंबर डायल करेंगे, आपसे बात कर लेंगे। अगर नहीं मिला नंबर उस टाइम तो बोलेंगे ठीक है चलो मैं इस बारे में बात कर लूंगा, दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेव्स, बात कर लूंगा और वो चीज़ छूट जाती है। तो ये ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ईमेल लिखते टाइम कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आप बाद में अंडू नहीं कर पाए, क्योंकि ईमेल एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो रिकॉर्ड में रहता है हमेशा। तो गुस्से में कभी भी ईमेल रिवर्ट करें ही नहीं। थोड़ा गैप लें, पॉज लें, थोड़ी देर बाद आएँ, कुछ भी आपको बुरा लगा हो ईमेल में ना लिखें। ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, ये गलती कभी ना करें। जब लोग कहते हैं कि हाउ टू हैंडल फ्लेम ईमेल्स, फ्लेम ईमेल्स को हैंडल करने का बेस्ट तरीका है दैट नो ईमेल, डोंट रिवर्ट, नो रिप्लाई। तो मैम जैसे जब आप फ्लाइट में, एविएशन में थे, तो वहाँ पे हर बार बताया जाता है फ्लाइट में कि सबसे पहले अपना पैराशूट पहने और फिर किसी दूसरे की मदद करें। तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ होता है, और वो होता है तो कैसे होता है? सर बिल्कुल सही बात आपने कही, सेम सही है सर ऑलमोस्ट। क्योंकि जब हम फ्लाइट में खड़े होते हैं तो बीइंग कैबिन क्रू, मेरा प्रोफाइल कैबिन क्रू का था, तो जब हम फ्लाइट में खड़े होते थे तो भी इट वाज समवेयर पीपल हैंडलिंग। ओके। पीपल हैंडलिंग ही चल रही थी। आज की डेट में जो मैं कर रही हूँ ना वो भी same है। पीपल हैंडलिंग है, पीपल डेवलपमेंट। मतलब अगर मैं बात करूँ तो हम सेम चीज़ पे ही काम कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पे ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को बताते थे कि कोई भी दिक्कत आए, इमरजेंसी आए, तो पहले तो अपना ध्यान रखें ना, पैनिक ना करें ना। आज की डेट में भी हम लोगों को बताते हैं कि जीवन है, समस्याएं आएंगी, पैनिक ना करें। पैनिक करके सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तब भी हम लोगों को बोलते थे उस ऊंचाई पे भी, इतने फीट ऊपर के 5000-7000 फीट ऊपर, हम लोगों को बोलते थे कि ब्रीथ। आज भी हम लोगों को बोलते हैं ब्रीथ, स्टे काम, है ना। उस टाइम पे भी हम लोगों को बोलते थे कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो अगर आपके फैमिली मेंबर हैं उस टाइम पे, मतलब ये बोलने वाली बात तो नहीं होती है, मतलब लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई तो हमने लोगों को बोला कि अपने फैमिली मेंबर की तरफ देखें, उनका भरोसा आप पे है। अगर ऐसी सिचुएशन आई, मैं हूँ, मेरा बच्चा है,
और मेरे हस्बैंड है, तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा हम दोनों को देख रहा है ना। Right. अगर हम पैनिक कर जाएंगे तो और ज़्यादा पैनिक कर जाएगा। लाइफ में भी जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ भी ऐसा आता है, तो हमारा यही होता है कि कभी भी कोई नेगेटिव परिस्थिति आए, आप अपने फैमिली मेम्बर का फेस देखिए Right. और आप उससे Wonderful. निकल जाएंगे। तो इट्स सेम ओनली, Wonderful. बिल्कुल एक जैसा ही है सर ये। जैसा है। जी मैम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया समय की मर्यादा है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले 1 मिनट के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री में ट्रेनर्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनके लिए आपका मैसेज। दूसरा कि जब एक छोटा बच्चा या बच्ची घर से बाहर निकलती है, तो वैसे तो आपने पॉडकास्ट में बता दिया, लेकिन फिर भी उसके लिए एक मैसेज। जी और तीसरा कि डायरेक्ट सेलिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ और पॉडकास्ट आज मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग से निकल के बहुत सारे इंडस्ट्री में ट्रेनर्स बने, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं और हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, तो वो प्लीज़ आप मैसेज रिकॉर्ड कराएं। जी, तो सबसे पहले मैं सर आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनर्स बनना चाह रहे हैं, एस्पायरिंग ट्रेनर हैं, तो सबसे पहले तो सर एक गलती बस जो मैंने महसूस करी है लोग करते हैं, जानते हुए नहीं करते हैं, कि अगर उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली किसी भी चीज़ पे तो उनको लगता है कि अब हम संपन्न हैं। तो आप ऐसा मत सोचें। जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, चाहे आप कोई भी बड़ा नाम ले लें, वो आज भी सीख रहे हैं। राइट, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपको सच में ट्रेनर बनना है तो सबसे पहले आपको खुद ट्रेनिंग लेना कभी बंद नहीं करना है। राइट, आपको खुद अपनी ट्रेनिंग करते रहना है, सीखते रहना है। जो भी आपके सीनियर ट्रेनर्स हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं, उनसे एक तो पूछिए, हमेशा पूछिए। कुछ नहीं जाता पूछने में सर, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि अगर आपने पूछ लिया। पूछिए कि कैसे हो रही है ट्रेनिंग, क्या माइंडसेट होता है, सारी चीज़ें उनसे जानिए, वो आपको बताएंगे। अच्छे ट्रेनर्स हैं, बताएंगे। दूसरी बात सर जो आपने कही कि घर से जो बच्चे बच्चियाँ निकल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहले तो अगर आप अभी घर से निकले हैं तो ये जो आप अपना एक चार्ट बनाते होंगे, तो आप ये मत सोचिए कि आप 2 साल में एकदम से टॉप पे पहुंच जाएंगे। राइट, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ही हैं, एक एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आप 2 साल में टॉप पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली भटक जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आज तक कोई इंसान नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप घुमाएंगे और आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना हार्डवर्क के, बिना सीढ़ियाँ लिए ऐसे टॉप पे पहुंच गया हो। अगर पहुंचे हैं तो उसके बाद में उन्होंने कंसिक्वेंसेस भी झेले हैं। शॉर्ट सक्सेस बहुत ख़राब चीज़ है, इसके पीछे ना भागें। जो आपकी ये आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो आपके साथ उम्र भर रहेगी और सेटिस्फैक्ट्री होगी। आपको जीवन में कभी किसी बात का गिल्ट नहीं होगा। कभी जीवन में कोई भी ऐसा माहौल, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पड़ाव आ जाए जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, एक बार आंखें बंद कीजिएगा, आपके माँ बाप का चेहरा आपके सामने आएगा। उसके बाद यकीन मानिए आप कुछ भी कर जाएंगे। दूसरी बात सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही, मुझे इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा सर? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो सर मुझे ये नहीं लगा कि मेरा पॉडकास्ट हो रहा है ऑनेस्टली। हमने ऐसे बातें करी कि बहुत कम मुझे ऐसा समय मिलता है, ऐसा टाइम मिलता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मैं ऐसे खुल के नॉर्मल बातें कर सकूं। बहुत बार सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि रियल जो है वही बोलूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत वोकैबुलरी का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे बड़ी नॉर्मल बातें करी सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आ रही है कि मुझसे किसी ने बुला के मुझसे ये सवाल पूछे, मेरा इंटरव्यू लिया। और सर सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात पे लग रहा है कि जब ये ऑन एयर होगा तो इसे देख के मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड होंगे। हमारे दर्शकों के लिए कोई स्पेशल मैसेज? सर 2 चीज़ें कहना चाहूँगी जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बी यू, लाइक बी रियल, आप जो हो वो रहो। और दूसरी बात, बी हैप्पी। वंडरफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, दीक्षा मैम के साथ आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग की दुनिया से, बिजनेस की दुनिया से, सेल्स की दुनिया से ऐसी शानदार शख्सियतों को मैं पॉडकास्ट में लाकर आपसे बातचीत कराऊं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछूं, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किन्हें यहाँ पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, उनसे क्या जानना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं।
तो बने रहिए पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी में। नमस्कार।